आते हैं टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, अब अगेन अपना फोकस ले आएंगे यहाँ पे। टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो प्लांट यानी कि पौधों में यानी पादप ऊतक होते हैं, और एक वो जो एनिमल्स में होते हैं यानी कि जिनको बोलते हैं जंतु ऊतक। ठीक है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें सेल डिवाइड कर रही है, हो रहा है, परमानेंट सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ होगी, तो यानी कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेल की डिवीजन की, सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ऐसे याद कर लो, क्योंकि उनको डिवाइड करना है आपस में, है ना। तो वैक्यूल्स क्या बीच में एकदम अड़चन न लाएंगे, भाई डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं कायदे से। अब सोचो मतलब तुम्हें सेल डिवीजन मतलब कुछ करना है, ठीक है, और बीच में कोई चीज़ आ रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, अगर कोई चीज़ आपको करना है तो फिर ये क्या है कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, ग्रो करना है, तो बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए। डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, तो यही मेरिस्टेमेटिक वाली जो सेल होती है, ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं विभेदन की प्रक्रिया, ठीक है, ये मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसी प्रोसेस से ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो सेल है वो एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे खाने को स्टोर करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, टफनेस रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ये सब काम। तो वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, जैसे मैंने बताया। और इंटरसेल्युलर जो स्पेसेस होती हैं ये इसमें होती हैं, ये इसमें नहीं होती हैं, सेल के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन इसमें हो रहा होता है। तो अब ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, इंसानों की भी ग्रोथ दो तरह से होती है, तो हाइट बढ़ती है तो वेट मतलब बढ़ता है, तो चौड़ा लेंथ बढ़ेगी आपकी, हाइट बढ़ेगी तो आपका विड्थ बढ़ती है, आप मोटे होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं एपिकल और इंटरकैलरी, ये तो आपके हेल्प करेंगे किसमें, हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे। कैसे, ये जो एपिकल होता है ये टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, और जो रूट्स में टिप्स की प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ रूट्स में, उसको बोलते हैं प्रोटोडर्म, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोटोडर्म बोलते हैं उसको, ठीक। और इंटर कैलरी क्या होता है, जो बीच बीच में, सो दैट अगर एपिकल के भरोसे ही पूरी ग्रोथ ना रहे, बीच बीच में भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पत्ती लगी हुई है, ठीक है, पत्ती को ग्रो करना है और बड़ा करना है, तो यहाँ पे जो टेंडर होगा ना लीव्स का, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, टेंडर या टेंड्रिल, तो उसमें ये प्रेजेंट होगा, जो कि उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेटरल जैसे अभी नहीं यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर न्यूज़ में था, अभी मैंने एक वीडियो भी रील भी बनाई थी ना, तो लेटरल का मतलब होता है साइड वे, साइड से एंट्री ले लेना, तो ये साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइड में। और ये किस में हेल्प करता है, गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ाने में, गर्थ मतलब समझते हैं विड्थ, तो विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है ये, बस खत्म, इसमें नहीं पढ़ना है विभज्योतक ऊतक में। अब जब डिवाइड होना बंद हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, आप हाइट बढ़ना आपकी बंद हो जाती है, फिर आपका वेट बढ़ता है, आप चौड़े होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपल जो है ये तीन तरह के होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है, ये फूड का स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज, जी हाँ स्टोरेज करता है। इसके दो बेटे होते हैं, ऐसे याद कर लो, क्लोरेन होता है और एरन होता है, क्लोरेनकाइमा और एरनकाइमा। क्लोरेन क्या है, इसमें क्लोरोफिल है, तो ये खाना बनाएगा, इसमें क्लोरोफिल है, और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस से। और एरन क्या है, ये एयरी स्पेसेस होते हैं, तभी तो बताया परमानेंट टिश्यू में आपको एयरी स्पेसेस देखने को मिलेंगे। ये किसी भी प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लोटस का हो गया हमारा पेड़, तो लोटस का आपने फूल देखा होगा, तो फ्लोट करता रहता है। तो फ्लोट क्यों कर पाता है, क्योंकि उसमें एरनकाइमा ज़्यादा होता होगा, इसलिए, जो कि पैरेनकाइमा का ही पार्ट होता है। कॉलेनकाइमा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर्स में, इट इज़ इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। ये कहाँ पे देखने को मिलता है कॉलेनकाइमा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लीव्स की वो नहीं होती हैं, जैसे ये टेंडल्स होते हैं, तो अभी बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे वो बताया था कि ग्रोथ में यहाँ पे आपका होता है जैसे इंटर कैलरी वाला हो गया, बिल्कुल होता है। तो ग्रोथ होने के बाद वो इंटर कैलरी कॉलेनकाइमा बन जाएगा, जो अब उसको ग्रोथ नहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, ये रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करने का ये काम करता है। और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल की भूसी होती है, नारियल का आपने कवर देखा होगा, ऊपर का कवच कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है, एकदम बहुत जोर का मारना पड़ता है तब टूटता है, क्यों, क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है।
स्क्लेरन काइमा होता है, उसमें एक्चुअल में क्यूटिन नाम का एक जो केमिकल है उसका रिसाव होता है, आप जो बोल सकते हैं निकलता है, जिसकी वजह से क्यूटिकल नाम की एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है और उसी से ही फर्दर बनता है। ठीक है, लिग्निन और क्यूटिन ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिग्निन मेनली रिलीज होता है, क्यूटिन तो बाद में देखेंगे। क्यूटिन आपका जो एपिडर्मस होता है, एपिडर्मस उससे रिलीज होता है। ठीक है, एपिडर्मस से। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें लिग्निन जो है रिलीज होता है बहुत मात्रा में, जिसकी वजह से वो इतना टफ हो जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है? सिंपल परमानेंट हमने देख लिया, पैरन, कॉलन और स्क्लेरन और उनका फंक्शन। कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो है जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जाई से जालम और जल से जल, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये टू वे होता है ना, ये आपका वन वे होता है। ठीक है, पानी हमेशा नीचे से ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर से पानी तो नीचे आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पानी तो वो रूट्स से अब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना कि रूट्स में होंगी आपकी ये एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल क्या होती है? जैसे हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक जगह आपको स्किन देखने को मिलती है। ऐसे ही जो एपिडर्मिस होती है वो एक पेड़ की स्किन होती है, वो ऊपर से नीचे हर जगह मिलेगी। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन होकर नीचे से ऊपर ही जाएगा। फ्लोएम फल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये टू वे होगा। फ्लोएम यानी फूड, तो फूड वहाँ पे बनेगा जहाँ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो क्लोरोफिल तो जहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा तो भी बनेगा, यहाँ होगा तो भी बनेगा। तो यहाँ से यहाँ भी खाना जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो ये टू वे होता है। इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ठीक है, तो ध्यान रखना जाइलम के टाइप्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल, ट्रैकाइट, जाइलम फाइबर। ये चीज़ ध्यान पता होनी चाहिए आपको कि जाइलम यहाँ पे पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होंगे। और फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर नहीं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नोट कर लो, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर डेड होता है। पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, फाइबर हमेशा डेड होगा। ये हमेशा की बात ट्रू है। ठीक है, ये रीति की रिवाज है, विधि का विधान है कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है और फाइबर हमेशा डेड होता है, चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का हो। ठीक है, तो फ्लोएम के टाइप्स क्या है? कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है और सीव प्लेट। ये तो पूछेगा ही, नाम में ही फ्लोएम है, नाम में फ्लोएम, या नाम में ही जाइलम है। तो ये ध्यान रखना, जैसे एक का याद कर लो, सीव प्लेट, सीव सीव करके दिख जाए तो फ्लोएम मार देना, या फिर कंपेनियन। और बाकी अगर ये ना दिखे तो जाइलम हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर। वाटर लॉस इन प्लांट को क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पत्ती होती है। ठीक है, ये पत्ती होती है, तो पूरे ही पेड़ में एपिडर्मस होता है। ठीक है, एपिडर्मल लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस होता है जो आउटर कवरिंग होती है इसकी। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है। और आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? यहाँ पे किस का रिसाव होता है? क्यूटिकल। अब देखो होता क्या, जो पत्ती होती है, पत्ती के नीचे नीचे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को, छिद्रों को स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। और इनको गार्ड कर रहा होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल देखेगा कि कब ज़रूरत है पानी की, कब ज़रूरत नहीं है पानी की। तो जैसे मान लो कि पानी बहुत बरसा, तो गार्ड सेल क्या, फूल के टर्जिड और रेजिड ऐसे 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 फूल टाइप जाएंगे ऐसे। ठीक है, फूल जाएंगे तो जगह कम हो जाएगी, तो पानी वानी का जो है इधर उधर वो कम रिसाव होगा। और अगर मान लो कि इस तरह से कोई, मान लो कि इस तरह की सिचुएशन है कि ड्राई कंडीशन है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब वाटर, उल्टा होगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। अगर वाटर की जहाँ पे कमी है, ठीक है, वाटर की कमी है जहाँ पे, तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पे स्टोमेटा को क्या चाहिए कि स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोज्ड रहें ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों क्लोज्ड रहें? बिकॉज वैसे ही वाटर की कमी है और वाटर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिस मेथड से वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस होता है। तो फिर गटेशन क्या होता है? गटेशन भी वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस होता है, लेकिन ये स्टोमेटा से नहीं, हाइडाथोट्स से होता है, और ये रात के समय होता है। ट्रांसपीरेशन दिन के समय होता है। तो क्यूटिकल क्या होती है? ये आउटर लेयर होती है, और ये क्यूटिकल का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे डेजर्ट के प्लांट होते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट वालों को क्या चाहिए कि वाटर का लॉस ना हो, नहीं तो फिर वैसे ही वाटर कमी और दिक्कत हो जाएगी। स्टोमेटा कहाँ होता है? नीचे होता है लीफ के। खत्म हो गया। अब आते हैं प्लांट सेल देख लिया, अब एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू देख लिया, अब एनिमल टिश्यू पे आते हैं। तो एनिमल टिश्यू, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ।
और 1 तारीख को आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। कोई गेस कर सकता है क्या होगा? हाँ जी, चलो तो एनिमल टिश्यू पे आते हैं। अभी 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। अब इनको हम ब्रेक करेंगे। एपिथेलियल के टाइप्स होंगे, मस्कुलर के, और मस्कुलर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है मस्कुलर। नो, आपका नया बैच का प्रीतम कुमार आएगा आई थिंक, पता नहीं, शायद सितंबर में, लास्ट में आएगा सितंबर में शायद, पक्का पता नहीं, लेकिन हाँ सितंबर में आ सकता है जी। हाँ, कुछ लोग सही गेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो 1 तारीख को जो होगा वो आपका ऑल इंडिया लाइव फुल लेंथ मॉक होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फुल लेंथ होगा। अभी तक सिर्फ संडे संडे को जीके का होता था, वो जो होगा 1 सितंबर को, दैट इज़ गोइंग टू बी फुल लेंथ मॉक। और कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली इस एसएससी पैटर्न पे हो, जो कि फालतू में आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ाए ना तो फालतू में गिरा है। स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू को। एपिथेलियल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड। 4 प्रकार होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड टाइप के होते हैं ये। अब ये होते हैं, देखो, स्क्वैमस में होता है आपका सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल होता है, यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं क्या? नहीं लिखे हुए। सिंपल होता है और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। ऊपर लिख लो, यहाँ जगह नहीं है ना। सिंपल होता है और एक होता है आपका स्ट्रैटिफाइड। जो सिंपल होता है तो सिंपल होगा, जैसे कि माउथ हो गया, मुंह हो गया, ईसोफेगस हो गया, जो फूड पाइप होता है तो वहाँ पे होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन स्ट्रेटा के फॉर्म में होता है। स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, तो स्किन को लेयर से उसने ढक रखा है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज स्किन में होंगे। ऊतक, ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल, क्यूब के फॉर्म में हो रहे हैं। तो किडनी ट्यूब्यूल्स, क्यूब, ठीक है, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगे। स्टमक वगैरह, गॉल ब्लैडर वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। कॉलमनार, कॉलम के फॉर्म में, तो इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे और स्टमक में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि जो आते होती हैं ऐसे कॉलम के फॉर्म में होती हैं, कॉलम के फॉर्म में, तो इसलिए वहाँ पे हैं। और सीलिएटेड, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो जब का यूरेटस हो गया, ठीक है, यूरेटर हो गया आपका, ठीक है, यूरेटर हो गया, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, तो जहाँ पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है, तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए ये सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारा यूरेटस होता है उसमें क्या होता है? यूरेटस में एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो उसके लिए सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को रखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे किसी चीज़ का मूवमेंट करवाना होगा, जैसे यूरेटर में आपका एग का मूवमेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का बाहर मूवमेंट करवाना होता है, तो सीलेटेड वहाँ पे होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल खत्म हो गया। मस्कुलर पे आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल, अभी बताया स्केलेटल सिस्टम जब हम बोलते हैं तो मतलब जो बोन्स है, हमारी बोनी स्ट्रक्चर है, उसने जो बोन्स ने हमारे ढांचे को, शरीर का ढांचे को बिठा के रखा है, एक शरीर को ढांचा देता है, एक आकार देता है, और उसने हमारे पूरा स्किन वगैरह को होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्केलेटल जब हम बोलते हैं तो बोन्स हमें याद आती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो स्केलेटल की अगर बात करें तो स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक में क्या अंतर होता है? तो ये वॉलेंट्री होती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, जब चाहें इनको हम मूव करवा सकते हैं। स्मूथ वाली इनवॉलेंट्री हमारे एक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम जब चाहे मूव नहीं करवा सकते हैं। सेम गोज फॉर दी कार्डियक मसल्स ऑल्सो। ये मतलब याद करना बहुत आसान है। कैसे? कार्डियक जो हमारी हार्ट की होती हैं, ठीक है, सेल्स, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल और स्मूथ की अगर बात करें तो स्मूथ मसल वहाँ पे ये पाई जाती हैं जहाँ पे स्मूथ पार्ट है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं। विसरल ऑर्गन्स जैसे आइरिस ऑफ आई में हो गया हमारा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे स्टमक में हो गया, ठीक है, जो हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। तो यहाँ क्या कोई हड्डी है? नहीं है, तो हड्डी के बिना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जो हमारा यूरेटस वगैरह हो गया वहाँ पे,
यूरेथ्रा हो गया वहाँ पे, जहाँ पे कोई हड्डी नहीं है वहाँ पे, तो स्मूथ विसरल ऑर्गन्स वहाँ वहाँ पे आपको स्मूथ होंगे और उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जल्दी से हो जाए, धीरे से हो? नहीं, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, यानी इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल, जैसे कि आपके बाइसेप्स वगैरह में यहाँ पे पूरा बोन्स वगैरह है, तो आप उसको जब चाहे फुला सकते हैं ना, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, मस्कुलर टिश्यूज़ किस में हेल्प करते हैं? मसल्स को मूव करने में, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बेसिक सा क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कौन से हमारे दो मिनरल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, कोई बता सकता है? फिर क्या पूछेगा? पहले तो दो चीज़ें पढ़ाई मैंने, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और इनका लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। फिर इनमें से यूनी न्यूक्लिएट कौन सा है, मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा है? यूनी और मल्टी का मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियस है कि मल्टीपल न्यूक्लियस है? तो यहाँ पे भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक ही। तो ये दोनों यूनी न्यूक्लिएट हैं, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी और यूनी। ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट है, एक ही सेल में आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड का मतलब है लाइंस हैं, इसमें लाइंस है नहीं तो नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें लाइंस है बिल्कुल है, तो ये चीज़ हो गई एक, ठीक है। इनमें से ब्रांच्ड कौन सा है? सिर्फ कार्डियक वाला ही ब्रांच्ड है। याद कैसे रख लेंगे कि दिल के तार हमारे काफ़ी लोगों से जुड़े होते हैं, है ना, दिल के तार हमारे काफ़ी लोगों से जुड़े होते हैं, तो काफ़ी लोगों से जुड़े होने के लिए हमें उससे शाखाएँ चाहिए, ठीक है, तो ब्रांच चाहिए। तो आप इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई, लोकेशन और वॉलंटरी के, तो आपको याद हो गई अभी, स्ट्रिएटेड, न्यूक्लिएट और न्यूक्लिएट, इनमें से कोई एक चीज़ याद कर लो, स्ट्रिएटेड और न्यूक्लिएट में सिर्फ एक चीज़, और ब्रांच वाला भी आपको याद हो गया। तो ये कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ना, ये हेल्प करते हैं इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे किसी ना किसी चीज़ को कनेक्ट करके रखते हैं। तो एरियोलर के भी दो टाइप होते हैं, एक लूज होता है और एक हार्ड होता है। तो हम हार्ड के बारे में पढ़ेंगे, टफ के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड में दो होते हैं हमारे, एक तो होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। इन दोनों का कुछ ना कुछ जोड़ने का काम होता है। टेंडन जोड़ता है मसल को बोन से। अब इतने जल्दी मैं कैसे लिख देता हूँ बिना कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि मैंने याद कर रखा है ऐसे MTB करके टीवी चैनल आता था, तो उससे ऐसे याद कर रखा है रिलेट करके कि MTV, तो MTB। और यहाँ पे किसको ज्वाइन करता है? ये बोन्स को बोन से ज्वाइन करता है, बोन टू बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट। स्नायु और कंट्रा बोलते हैं इनको हिंदी में। एडिपोस टिश्यू जो है एडिपोसाइट से मिलके बने होते हैं, जो कि फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, तो फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं एडिपोस टिश्यू। स्केलेटल में आते हैं हमारे बोन एंड कार्टिलेज, यहाँ पे होगा आई थिंक, है ना। देखो एरिकुलर में टेंडन, लिगामेंट में आपको बता चुका हूँ कि लिगामेंट कनेक्ट करता है आपका बोन को बोन से, और टेंडन मसल को बोन से कर रहा है। एडिपोस ये फैट टिश्यू होता है। स्केलेटल, कार्टिलेज और बोन। स्केलेटल के दो टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन। अब बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या होता है? तो हड्डी तो सबने सुना होगा, कार्टिलेज सब लोगों ने हो सकता है ना सुना हो, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मुझे पता है। तो कार्टिलेज एक तो बोन को स्मूथ, बोन के जॉइंट से प्रेजेंट होते हैं, स्मूथनेस और सरफेस देते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे कार्टिलेज क्या होता है। तो नोज़ की टिप छू के देखो अभी, जहाँ पे कान में बाली पहनी जाती है, ईयर का पिन्ना उसको बोलते हैं, ईयर पिन्ना हो गया, है ना। ऐसे ही ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया सराउंडेड है फ्रॉम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये वो पार्ट होता है जो कि बोन की तरह हार्ड नहीं होता है और स्किन की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता है ना। आप देखो तो इसका अगर आप कान आपके टीचर मोड़ता था, है ना, तो फिर से अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेते थे। आप नोज़ की टिप टच करिए ना, तो बहुत हार्ड होगी ना तो बहुत सॉफ्ट होगी, वही होता है कार्टिलेज। और बोन तो आपको पता ही है 206 होती हैं, है ना। किस में होती हैं? अडल्ट में। और जो ज़्यादा अडल्ट होते हैं उनमें कितनी होती हैं? तो अडल्ट में होती हैं, और 300 होती हैं इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, बिकॉज उनकी भी बोन्स फ्यूज़ नहीं करी हैं आपस में। बोन का जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि वो कार्टिलेज होगा या बोन होगा, तो मैट्रिक्स इसका बहुत हार्ड होता है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स बना होता है इसका, कैल्शियम और फॉस्फोरस का, ठीक है। और यहाँ तक कि एक फॉस्फोरस, अभी एक सवाल बना था किसी पेपर में कि कौन सा आपका एसेंशियल एक मिनरल है जो कि हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फॉस्फोरस ही होता है, ठीक। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं, दो होते हैं, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड और लिम्फ। ब्लड हमारा फ्लो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा ये जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। और लिम्फ नोड्स में फ्लो होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ आपका एक तरह का कलरलेस टाइप होता है, कलरलेस होता है। और ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है?
तो ऐसा इसलिए होता है, वो हम तभी समझ पाएंगे जब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। तो ब्लड में एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है और एक सॉलिड कंपोनेंट होता है। लिक्विड होता है इसमें 55% और सॉलिड होता है इसमें 45%। ठीक है, जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है खुद 92% ओनली वाटर से बना हुआ है। ये एक येलो कलर का फ्लूइड है, येलो कलर का, और ये 8% हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह इसमें रहते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, यही डोनेट वगैरह इसी की शॉर्टेज हो गई थी कोविड के टाइम पे। सॉलिड अगर कंपोनेंट की बात करें तो 3 होते हैं, आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। आरबीसीज, आरबीसीज आर क्यों है, ये रेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड हैं, जिसमें कि कौन सा मेटल होता है जरा बताएंगे? डब्ल्यूबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो ये आपका अगेन लिम्फ की तरह ही कलरलेस टाइप होता है। आरबीसीज की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ये। और डब्ल्यूबीसीज क्या करता है? ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस कैसे प्रोवाइड करता है? जो हार्मफुल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनके खिलाफ, उनसे लड़ने में मदद करता है हमें। ठीक है, और प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का क्या काम होता है? ब्लड के क्लॉटिंग कर देना। जैसे आप डेंगू के समय में सुनते होंगे दैट की प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई। ठीक है, तो ये किसका काम करता है? ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का। तो वो क्यों होता है? ठीक है, प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, और उस समय अगर आपको चोट लग गई ना तो फिर काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड एक तरह से उसका थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, इसको हम जानते हैं इराइथ्रोसाइट्स के नाम से। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स के नाम से। इसको जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से, और इसको जानते हैं हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से। थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज सबसे ज़्यादा होती है नंबर में। अगर नंबर की बात करूं तो आरबीसीज सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट और देन डब्ल्यूबीसीज। और अगर इनके समय अवधि की बात करी जाए तो समय अवधि कुछ इस तरह से होती है, रफली 120 दिन की समय अवधि होती है। इनकी 20 दिन की समय अवधि होती है डब्ल्यूबीसीज की। और आरबीसीज की अगर बात करें कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनका जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव डिस्क शेप का होता है, और डब्ल्यूबीसीज इर्रेगुलर शेप की होती है, इर्रेगुलर होता है। आरबीसी का डायामीटर कितना होता है अगर पूछ ले कभी तो, क्योंकि पूछ सकता है, तो 7 से लेके 7.5 माइक्रोमीटर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था पीवाईक्यू सीरीज के टाइम पे भी कि एक बैक्टीरिया की जितनी लेंथ होती है उससे दुगना। बैक्टीरिया की लेंथ लगभग वैसे तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, तुम 3.5 उसका याद कर लो और इसका 7 याद कर लो। ठीक है, उससे दुगना। ठीक है, प्लेटलेट मैंने बता दिया और इर्रेगुलर शेप का होता है। और इस डब्ल्यूबीसीज के यानी ल्यूकोसाइट के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। ठीक है, क्लियर है। और ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? और ब्लड की डिस्कवरी किसने करी थी? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आगे जगह है क्या? नहीं है जगह। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, लैंडस्टीनर ने करी थी। और ज़रा बताएंगे, जगह नहीं है यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वदाता और सर्वग्राही, कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? और सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे। ठीक है, ये करी थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डोनर जो सबको दे सकता है वो है ओ नेगेटिव, और जो सबसे ले सकता है वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव। क्लियर इतनी चीज़ सभी को? तो ये इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं पूछता है। नर्वस टिश्यू पे आते हैं अभी, तंत्रिका ऊतक। तो जो भी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आता है हमारा दिमाग, दैट इज़ ब्रेन, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल में आता है जो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं, उसको पेरिफेरल बोलते हैं। खैर, अभी जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ये न्यूरॉन से बना होता है। भैया हमारा सब कुछ सेल से बना हुआ है, लेकिन हर जगह की सेल अपनी अलग अलग तरह की सेल है। लीवर में अलग तरह की, किडनी में अलग तरह की, और ब्रेन या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम में अलग तरह की। तो जो ये नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर इसका पूरा। ये जो आप ब्रांचेस देख पा रहे हैं डेंड्राइट हैं। एंड अगेन ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किसने दिया था आप बताएंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्लास के। तो ये डेंड्राइट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपका, ब्रांचेस दिख रही हैं। देन ये होता है आपका जो नीला नीला पार्ट दिख रहा है, इसको सेल बॉडी या फिर साइटॉन के नाम से जानते हैं। देन ये डंडी सी दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है डंडी सी, इसको एक्सन बोलते हैं, पूरी डंडी सी। और ये एक्सन टर्मिनल है, जहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो बीच में डंडी है, यहाँ पे आपको स्वान सेल्स देखने को मिल होंगे, बीच में इस तरह की जो सेल्स हैं स्वान सेल, और इनके बीच का जो स्पेस उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। प्लस इसी का ही पार्ट होती हैं ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स भी इसी की पार्ट होती हैं, जो कि ऐसे समझ लो न्यूरॉन के अंदर ही ग्लिया सेल्स होती हैं, श्वान सेल्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी ग्लिया सेल्स और श्वान सेल्स से मिलकर बनती हैं न्यूरॉन, ठीक है, क्लियर। और इनके बीच का स्पेस को नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। अब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को लेता है न्यूरॉन और एक्सन टर्मिनल से छोड़ देता है, जहाँ से रिसीव कर लेता है दूसरा न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन का जो एक्सन टर्मिनल है और दूसरे का डेंड्राइट, क्योंकि दूसरा बगल में ही होगा अपने डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको साइनैप्स के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, कैमिलियो गोल्गी ने दिया था, अपनी जो ब्लैक इंक रिएक्शन करवाई थी, इन शॉर्ट ब्लैक रिएक्शन। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इस न्यूरॉन सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें प्रोटीन बनाने के लिए अलग से प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स की जगह होते हैं निस्ल बॉडीज या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो एक न्यूरॉन की सेल में देखने को मिलते हैं।